जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टेक पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी जीके का एक बेहद इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओप। बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। एकदम सही कहा। इस गहन चर्चा में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले का फेमस प्रोडक्ट, वो भी इजी ट्रिक्स, मैप और विजुअल के साथ, ताकि सब कुछ एक बार में याद हो जाए। अगर कोई यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, पेट या किसी भी यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग साबित होने वाला है। हाँ, क्योंकि इसमें से सीधे सीधे सवाल आते हैं। बिल्कुल। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट्स, इजी याद रखने की ट्रिक्स और विजुअल लर्निंग पर बात करेंगे। इसलिए इस चर्चा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यहां मिलेगा वन शॉट में पूरा ओडीओप। अगर ऐसी ही पढ़ाई पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं यूपीजी के स्पेशल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आसान ट्रिक्स के साथ। वाह, क्या शानदार शुरुआत है। मतलब अगर हम इस ओडीओपी योजना की बात करें ना, तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है जिसे रटना है। ये असल में उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक नक्शा है। सही कहा। और मुझे लगता है कि शुरुआत में इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये जो ओडीओपी योजना है ना, ये 24 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई थी। और जो लोग यूपी के इतिहास को थोड़ा भी जानते हैं, उन्हें पता होगा कि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। अरे हाँ, ये तो एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। एकदम। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो स्थानीय कला है, जो शिल्प धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसे वापस से एक पहचान दी जाए। राज्य के पूरे 75 जिलों में इसे लागू किया गया है। मतलब पूरे 75 जिले? अब जरा सोचिए, कोई इंसान एक ही रात में 75 अलग अलग जिलों के नाम, वहां के उत्पाद और उनका इतिहास दिमाग में डाउनलोड करने की कोशिश करे तो सिस्टम क्रैश होना तो तय है ना? बिल्कुल तय है। हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर हार्ड ड्राइव तो है नहीं कि बस डेटा डाला और सेव हो गया। वही तो। और इसीलिए आज हम स्टडी टेक के उन नोट्स और ट्रिक्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो दिमाग को एक तरह से हैक कर लेते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वाद और सुगंध की। अच्छा, खान-पान और इत्र वगैरह। हाँ, और जब मैंने ये नोट्स देखे ना, तो मुझे लगा कि शुरुआत खाने पीने की चीजों से क्यों की गई है। क्या इसका कोई लॉजिक है? इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लॉजिक है। इसे हम सेंसरी एंकरिंग कहते हैं। सेंसरी एंकरिंग, ये क्या होता है? मतलब कि हमारी जो स्वाद और गंध की यादें होती है ना, वो सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जो भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो जब आप किसी जानकारी को महक या स्वाद से जोड़ देते हैं तो वो बहुत आसानी से याद हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। जैसे कि नोट्स में प्रतापगढ़ का उदाहरण है, वहां का उत्पाद है खाद्य प्रसंस्करण, विशेष रूप से आंवला। हाँ, प्रतापगढ़ का आंवला तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और इसकी ट्रिक देखिए कितनी मजेदार है। एक प्रताप नाम का लड़का है जिसके बाल बहुत मजबूत हैं, क्योंकि वो बालों में आंवला लगाता है। तो यहाँ हो क्या रहा है? दिमाग प्रतापगढ़ और आंवला, इन दो सूखे शब्दों को याद नहीं करेगा। हाँ, वो तो भूल जाएगा। बिल्कुल। पर वो उस घने और मजबूत बालों वाले प्रताप की छवि को पकड़ लेगा। ये दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बना देता है। एकदम सही। और इसी तरह औरैया का उत्पाद है देसी घी। इसकी ट्रिक है कि अगर खाने में स्वाद ना आए तो औरैया देसी घी डाल लो, औरैया से बन गया औरैया। बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है ये, है ना? और फिर मुजफ्फरनगर का जैगरी उत्पाद यानी गुड़। ट्रिक है कि मुजफ्फर भाई को मीठे में सिर्फ गुड़ ही चाहिए। मतलब नाम के साथ सीधा कनेक्शन बिठा दिया है। बिल्कुल। अब महक की बात करें तो हाथरस का हींग प्रसंस्करण। हींग की महक तो हम सबको पता है कितनी तेज होती है। हाँ, एक बार हाथ में लग जाए तो जल्दी जाती नहीं है। और यही ट्रिक है, हाथ से हींग छुआ तो महक आएगी, हाथ से हो गया हाथरस। ये तो एकदम प्रैक्टिकल ट्रिक है, मतलब कोई भूल ही नहीं सकता इसे। बिल्कुल नहीं भूलेगा। फिर चंदौली की बारी आती है। वहां का उत्पाद है जरी जरदोजी और काला चावल। इसे याद रखने के लिए कहा गया है चांद सा चमकता काला चावल। चंदौली का काला चावल बहुत ही खास है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और चांद सा चमकता विजुअल इस काले चावल को एक बहुत ही रहस्यमयी सी फील दे देता है। और अंत में इस कैटेगरी में है कन्नौज, इत्र नगरी। कन्नौज के लिए तो सच में किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। वहां आज भी इत्र निकालने की वो पुरानी देग और भभका पद्धति इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। तो अब स्वाद और सुगंध से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम उस बेल्ट में चलते हैं जो याद रखने में सबसे ज्यादा पसीने छुड़ाती है, भारी उद्योग और शिल्प।
धातु से लेकर लकड़ी तक। हाँ, पश्चिमी और मध्य यूपी का ये हिस्सा काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। एकदम, जैसे अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर, ये तो पूरे भारत में मशहूर हैं। इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है। 1890 के दशक में जब ब्रिटिश काल में डाक व्यवस्था का विस्तार हो रहा था ना। अच्छा, पोस्ट ऑफिस वगैरह। हाँ, तो उन्हें सुरक्षा के लिए मजबूत तालों की जरूरत थी। तब अलीगढ़ के पीतल के कारीगरों ने इस मौके को पकड़ा और धीरे धीरे पूरे शहर ने तालों के निर्माण में अपना एक दबदबा बना लिया। वाह, ये ऐतिहासिक बातें सुनकर तो चीजें और पक्की हो जाती हैं दिमाग में। मुरादाबाद का मेटल क्राफ्ट भी ऐसे ही पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। लेकिन अब मैं उस ट्रिक पर आता हूं जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। ऐसी कौन सी ट्रिक आ गई? मथुरा की ट्रिक। नोट्स में लिखा है कि मथुरा का उत्पाद है बाथरूम फिटिंग। हाँ, बिल्कुल सही है। पर ट्रिक सुनिए। ट्रिक है कि मथुरा में यमुना स्नान के बाद बेस्ट बाथरूम फिटिंग चाहिए। मतलब यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मथुरा जो भगवान कृष्ण और पवित्र यमुना नदी के लिए जाना जाता है, उसे सीधे सीधे मॉडर्न बाथरूम फिटिंग से जोड़ दिया। क्या ये ट्रिक थोड़ी ज्यादा ही अजीब और बेतुकी नहीं हो गई? सुनने में बेतुकी लग सकती है, पर अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो यही विरोधाभास इस ट्रिक की असली ताकत है। मनोविज्ञान में इसे वॉन रेस्ट ऑफ प्रभाव या आइसोलेशन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, तो ये आइसोलेशन इफेक्ट काम कैसे करता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग उन चीजों को बहुत तेजी से कैच करता है जो अपने आसपास के माहौल से एकदम अलग या अजीब होती हैं। मतलब जो चीज नॉर्मल नहीं है वो जल्दी याद होगी। बिल्कुल। अगर मथुरा का उत्पाद कोई पेड़ा या पूजा की सामग्री होता, तो दिमाग उससे बाकी नॉर्मल जानकारी के साथ मिक्स कर देता। हाँ, वो तो हम उम्मीद ही करते हैं कि मथुरा है तो पूजा का सामान ही होगा। एग्जैक्टली। लेकिन एक पवित्र शहर को बाथरूम फिटिंग जैसी एकदम नीरस और मॉडर्न चीज से जोड़ना दिमाग को एक झटका देता है, और परीक्षा के उस भयंकर दबाव में भी दिमाग इस शॉक वैल्यू को तुरंत रिकॉल कर लेता है। वाह, मतलब जो चीज जितनी लॉजिक के खिलाफ है वो उतनी ही पक्की तरह याद रहेगी। ये तो बहुत ही गजब की रणनीति है ना? हाँ, इसी भारी उद्योग वाले हिस्से में और भी ट्रिक्स हैं। जैसे एटा का उत्पाद है घंटी, घुंघरू और पित्तल उत्पाद। ट्रिक है एटा में बजता है घुंघरू। बहुत राइमिंग सा है ये। बिल्कुल। और शामली का है हब और धुरी, मतलब लोहे का काम। इसकी ट्रिक तो मेरी फेवरेट है। शाम होते ही लोहे का काम बंद कर दो। हाँ, क्योंकि शामली का कृषि उपकरणों और लोहे के हब धुरी से बहुत पुराना नाता है, और ट्रिक भी एकदम रोजमर्रा की जिंदगी जैसी है। एकदम सही। और फिर सहारनपुर और बिजनौर का वुडन वर्क या लकड़ी की नक्काशी। इसकी ट्रिक कहती है बुढ़ापे में सहारे के लिए लकड़ी की छड़ी काम आती है। सहारे से हो गया सहारनपुर। ये लकड़ी की नक्काशी वाला काम सहारनपुर में पीढ़ियों से चला आ रहा है। शीशम की लकड़ी पर जो बारीक डिजाइन वहां के कारीगर बनाते हैं ना, वो बस एक व्यापार नहीं है, वो उनकी विरासत है। सच में ये बहुत ही खूबसूरत बात है। चलिए अब भारी धातु से निकलकर राज्य की कला, खिलौने और वस्त्रों की दुनिया में चलते हैं। ये बहुत ही रंग बिरंगा सेक्शन है। बिल्कुल। गोरखपुर का उत्पाद है टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स। ट्रिक कहती है कि गोरखपुर की टेराकोटा मिट्टी का अपना अलग ही भौकाल है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक शब्द बार बार आ रहा है, जीआई टैग। ये जीआई टैग आखिर है क्या भला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरह का बौद्धिक संपदा अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। मतलब जैसे किसी आविष्कार का पेटेंट होता है वैसे ही कुछ? एकदम सही पकड़े। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये पूरे एक क्षेत्र का होता है। जैसे जब गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला, तो इसका मतलब है कि कोई और दुनिया के किसी भी कोने में साधारण मिट्टी का बर्तन बनाकर उसे गोरखपुर का असली टेराकोटा कहकर नहीं बेच सकता। अच्छा, तो ये एक तरह से उस ब्रांड की रक्षा करता है। बिल्कुल, ये उन गजार से बचाता है। ये एक ग्लोबल सर्टिफिकेट है कि उनकी कला अद्वितीय है। ये तो बहुत ही शानदार पहल है। अब इसी कलात्मक श्रेणी में एक और गलत का विरोधाभास देखने को मिला है मुझे। कौन सा? झांसी वाला। हाँ, झांसी का उत्पाद है मुलायम खिलौने यानी सॉफ्ट टॉयज। और ट्रिक देखें, झांसी की रानी को लड़ने के लिए तलवार चाहिए थी, पर अब वहाँ मुलायम खिलौने मिलते हैं। एकदम विपरीत कनेक्शन। ये एक और बेहतरीन उदाहरण है उसी आइसोलेशन इफेक्ट का जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो इसका कुल मतलब क्या है? क्या ये सच में एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करता है? 100% करता है। इमेजिन कीजिए कि कोई परीक्षण हॉल में बैठा है। स्क्रीन पर सवाल है कि सॉफ्ट टॉयज कहाँ का ओडीओपी है। ऑप्शंस हैं मेरठ, अलीगढ़, झांसी और मुरादाबाद। अब वहां प्रेशर में तो दिमाग सुन हो जाता है। बिल्कुल, पर तब ये विरोधाभास काम आता है। दिमाग एलिमिनेशन शुरू करता है। अलीगढ़ को तालों के लिए हटा दिया,
मुरादाबाद को पीतल के लिए हटा दिया। फिर याद आता है कि झांसी की रानी की तलवार के एकदम ऑपोजिट कुछ था, मुलायम खिलौने। वाह, मतलब ये जो इमोशनल मिसमैच है वो गलत विकल्पों को हटाने में एक जादुई काम करता है। एकदम, ये सीधा सही जवाब तक ले जाता है। ये तो किसी सुपर पावर जैसा है। चलिए आगे देखते हैं। अमरोहा का वाद्य यंत्र मुख्य रूप से ढोलक। इसकी ट्रिक है कि ढोलक में रूह बसती है। अमरोहा अमरोहा के कारीगर जिस तरह से लकड़ी चुनते हैं और उस पर चमड़ा मढ़ते हैं ना, वो सच में उस ढोलक में एक अलग ही रूह डाल देता है। उसकी आवाज बहुत खास होती है। क्या बात है। और बलिया की बिंदी, इसकी ट्रिक सबसे सिंपल है। ब से बलिया, ब से बिंदी। और ट्रिक में जोड़ा गया है कि वहां की महिलाओं की बिंदी एकदम कड़क होती है। हाँ, बागी बलिया का जो मिजाज है वो इस ट्रिक में साफ झलकता है। और वाराणसी का रेशम उत्पाद बनारसी साड़ी, इसके लिए तो ट्रिक चाहिए नहीं, ये तो पूरी दुनिया में फेमस है। बिल्कुल, मुगलों के समय से लेकर आज तक बनारसी सिल्क विलासिता और परंपरा का प्रतीक रहा है। सही कहा। अब हम एक नए भौगोलिक बेल्ट की ओर बढ़ते हैं, कालीन और मूंज बेल्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है यूपी का। हाँ, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, इनका उत्पाद है कालीन यानी दरी। अब इसकी ट्रिक सुनिए। ट्रिक है कि मिर्जापुर के कालीन भैया का बिजनेस भदोही और सोनभद्र तक है। अरे बाप रे। मतलब आप देखिए कि कैसे आज की पॉप कल्चर और वेब सीरीज के किरदारों का इस्तेमाल सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किया जा रहा है। ये मुझे बहुत फनी और इंटरेस्टिंग लगा। फनी तो है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत सॉलिड है। वो कैसे? देखिए, ज्ञान वही है जो समझ आए और इस्तेमाल हो सके। आज के जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि स्टडी टेक, वो ये बात समझते हैं कि आज के युवाओं के दिमाग में फिल्मों और सीरीज की वजह से पहले से ही कुछ न्यूरल पाथवे बने हुए हैं। हाँ, कालीन भैया को तो सब जानते ही हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम उस पुरानी मजबूत याद के साथ एक नई और कमजोर जानकारी जैसे ओडीओपी के जिले को जोड़ दें, तो वो नई जानकारी भी दिमाग में चिपक जाती है। रटने की जो जिद है वो खत्म हो जाती है और सिलेक्शन पक्का हो जाता है। बहुत ही बढ़िया विश्लेषण है ये। और इसी बेल्ट में आगे है प्रयागराज और सुल्तानपुर, जिनका उत्पाद है मूंज उत्पाद। अब बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि मूंज होता क्या है। हाँ, ये इतना कॉमन शब्द नहीं है शहरों में। मूंज असल में एक जंगली घास होती है। ये नदियों के किनारे बहुत उगती है, खासतौर पर प्रयागराज के आसपास। अच्छा, तो इसका करते क्या है? इस घास को सुखाकर रंग कर उससे बहुत ही सुंदर टोकरियां, बैग और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हस्तशिल्प है। और इसे याद रखने की ट्रिक देखिए, कितनी शांत और विजुअल है। प्रयागराज संगम पर मूंज की टोकरी में रखकर पूजा करना, ये नजारा तो कोई भी इमेजिन कर सकता है। संगम का दृश्य इतना शक्तिशाली है कि कोई भी मूंज को प्रयागराज से अलग नहीं सोच पाएगा। अब एकदम सही। अब हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ बात होगी कुछ वीवीआईपी वन लाइनर्स की और उस स्मार्ट रिवीजन रणनीति की जो परीक्षा पार कराएगी। ये वीवीआईपी जिले मतलब वो जिले हैं जो अर्थव्यवस्था के पिलर्स हैं, एक तरह से भी काफी होता है। कानपुर का चमड़ा तो एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। बिल्कुल। फिर आता है फिरोजाबाद, जिसके कांच के उत्पाद मशहूर हैं। इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं ना। हाँ, क्योंकि वहाँ की कांच की चूड़ियाँ दुनिया भर में फेमस है। वहाँ कांच पिघलाने वाली भट्टियों का इतिहास बहुत पुराना है। और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी यानी काली मिट्टी के बर्तन। फिर गाजियाबाद, जो इंजीनियरिंग सामान के लिए मशहूर है क्योंकि वो एक बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है। और अंत में जालौन, जहां हस्तनिर्मित कागज कला या हैंडमेड पेपर आर्ट का काम होता है। ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इन सबको याद रखने के लिए नोट्स में एक बहुत स्मार्ट क्विक लुक टिप दी गई है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए जिले की प्रकृति को हार्ड और सॉफ्ट इंडस्ट्री में बांटने को कहा गया है। जैसे अलीगढ़ और मुरादाबाद को भारी या हार्ड इंडस्ट्री मान लो, और कन्नौज या वाराणसी को सॉफ्ट इंडस्ट्री। मुझे तो ये बिल्कुल घर की सफाई या कंप्यूटर में फोल्डर्स बनाने जैसा लगा। फोल्डर्स मतलब कैसे? मतलब जैसे हम लैपटॉप में एक हार्डवेयर फोल्डर बना लें और उसमें अलीगढ़ के ताले और मुरादाबाद का पीतल डाल दें, और एक नाजुक फोल्डर बना लें जिसमें कन्नौज का इत्र और बनारस की साड़ियां रख दें। तो एग्जाम में जब सवाल आएगा, दिमाग सीधे उसी फोल्डर को खोलेगा और गलत ऑप्शंस बाहर कर देगा। ये फोल्डर वाली उपमा सुनने में तो बहुत ही शानदार लगती है, लेकिन मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि कोई कैच है। कैच है। अगर हम इसे वास्तविक परीक्षा की तैयारी के चश्मे से देखें ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिमाग का फोल्डर कंप्यूटर के फोल्डर जैसा नहीं होता। मतलब? कंप्यूटर में आपने एक बार फाइल सेव कर दी तो वो सालों तक वैसी ही रहेगी, पर इंसानी दिमाग में अगर आप उस फोल्डर को बार बार खोलकर नहीं देखेंगे
तो वो धुंधला पड़ जाएगा। अरे हाँ, ये तो है, भूल जाते हम। इसी को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। सिर्फ चीजों को हार्ड और सॉफ्ट कैटेगरी में बांटकर छोड़ देना काफी नहीं है। जब तक उस जानकारी का बार बार रिवीजन नहीं होगा, दिमाग के वो रास्ते कमजोर हो जाएंगे। सफलता की असली चाबी यही है कि इन ट्रिक्स का बार बार अभ्यास किया जाए। ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त बात कह दी। ट्रिक्स और फोल्डर्स आपको मंजिल का रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो रिवीजन के पैरों से ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिना एक्टिव अभ्यास के ये सारे शानदार तरीके धरे के धरे रह जाएंगे। समझना, जोड़ना और दोहराना, यही तीनों चीजें सिलेक्शन दिलाती हैं। क्या बात है। सबसे पहले हम दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर करते हैं जो मनोरंजन और खेल से जुड़ा है, क्योंकि इंसानी दिमाग सबसे जल्दी मजेदार चीजों को पकड़ता है। सही बात है, खेल कूद तो सबको पसंद है। हाँ, तो अगर हम मेरिट की बात करें तो यहाँ का ओडीओपी उत्पाद है खेल सामग्री, और इसकी जो ट्रिक बनाई गई है वो है मेरठ के बल्ले और गेंद पूरे भारत में गदर मचाते हैं। अब देखिए, यहाँ गदर शब्द का इस्तेमाल बहुत ही स्मार्ट है। मेरठ असल में भारत के सबसे बड़े खेल सामग्री उत्पादक केंद्रों में से एक है। यहाँ की लकड़ी, खासकर इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो से बने क्रिकेट बैट दुनिया भर में निर्यात होते हैं। तो गदर शब्द सीधे तौर पर उस आक्रामकता और खेल के मैदान वाले जुनून से जुड़ जाता है। अरे वाह! हाँ, दिमाग तुरंत एक आक्रामक बल्लेबाज की तस्वीर बना लेता है जो मेरठ के बल्ले से गदर मचा रहा है। और इसके ठीक बाद आता है पीलीभीत, जिसका उत्पाद बांसुरी है। इसकी ट्रिक बहुत सीधी और रंगों से जोड़ी गई है। पीली बांसुरी? ये एक बहुत ही विजुअल जुड़ाव है। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद का जो जिला है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अच्छा, वो कौन सा है? चित्रकूट। चित्रकूट का उत्पाद है लकड़ी के खिलौने। और ट्रिक देखिए, राम जी ने चित्रकूट के वन में बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए होंगे। ये इस फ्रेमवर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे तो ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक लगा। अगर हम इसे गहराई से देखें तो यहाँ एक मेंटल मूवी चल रही है। हाँ, वो कैसे? और ऐतिहासिक संदर्भ को लकड़ी के खिलौने जैसे एक भौतिक उत्पाद से जोड़ देना, ये दिमाग को एक ऐसा हुक देता है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब परीक्षा के भारी दबाव में किसी के सामने चित्रकूट शब्द आएगा, तो उसे वो 4 अक्षर नहीं दिखेंगे, उसे सीधे वन में बैठे भगवान राम दिखेंगे जो लकड़ी तराश रहे हैं। सच में विजुअल मेमोरी इसी तरह काम करती है। वो तनाव के समय सबसे पहले उभर कर सामने आती है। क्या बात है। अब जब खेल और खिलौनों की बात हो गई है तो जाहिर है कि थोड़ी भूख भी लगेगी। हाँ, भूख तो लगनी है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र में खाद्य पदार्थों को याद रखने के लिए क्या पैटर्न बनाए गए हैं। सिद्धार्थनगर का नाम सबसे पहले आता है, जिसका उत्पाद काला नमक चावल है। और ट्रिक है, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, उनको प्रसाद में काला नमक चावल चढ़ाया जाता है। यहाँ थोड़ा रुककर इसके पीछे के असली विज्ञान और इतिहास को समझना जरूरी है। अच्छा, तो इसमें भी कोई कहानी है? हाँ, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। काला नमक चावल को असलियत में बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। इसकी महक और इसके पोषक तत्व इतने खास हैं कि भारत सरकार ने इसे जीआई टैग दिया हुआ है। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक तरह का सरकारी ठप्पा होता है। ये साबित करता है कि कोई खास उत्पाद सिर्फ और सिर्फ उसी भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की उपज है और कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता। बिल्कुल सटीक समझाया। तो सिद्धार्थ नाम को बुद्ध से जोड़कर इस ट्रिक ने सिर्फ याददाश्त को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उस चावल की असली सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी सामने रख दिया है। क्या बात है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और मजेदार हो जाती है। कौशाम्बे का उत्पाद है खाद्य प्रसंस्करण, विशेष रूप से केला। ट्रिक है, लोग कोसों दूर से यहाँ का केला खाने आते हैं। कोसों से कौशाम्बी। हाँ, ये तो बहुत फनी है। और इसके ठीक बाद आता है कुशीनगर। कुशीनगर का प्रोडक्ट है केला फाइबर उत्पाद। और ट्रिक है, कुशीनगर में केले को खाया नहीं बल्कि उसके फाइबर से कपड़े बनाए जाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे भी ये बहुत दिलचस्प लगा। मतलब एक तरफ कौशाम्बी है जहाँ लोग कोसों दूर से केला खाने आ रहे हैं, पेट भर रहा है, और दूसरी तरफ कुशीनगर है जहाँ उसी केले से शरीर ढकने के लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं। छात्रों को अक्सर इन्हीं 2 जिलों में कंफ्यूजन होता है। दोनों का संबंध केले से है, लेकिन इंडस्ट्री एकदम अलग है। बिल्कुल। कुशीनगर में केले के तने, जिसे स्यूडोस्टेम कहते हैं, उससे रेशा या फाइबर निकाला जाता है।
ये एक बहुत ही इको फ्रेंडली तकनीक है जिससे कपड़े, मैट और हस्तशिल्प बनते हैं। अच्छा, तो केले के तने का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, इस निमोनिक ने उस कंफ्यूजन को एक बहुत ही स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट में बदल दिया है। एक जगह खाना है, दूसरी जगह पहनना है। ये कंट्रास्ट सच में गजब है। और खाने की बात हो ही रही है तो गोंडा और बलरामपुर को नहीं भूल सकते। इनकी ट्रिक है, गोंडा के पहलवान खूब दाल पीते हैं तभी तो उनमें बल आता है। बल से बलरामपुर। देखिए, ये पूर्वी यूपी की उस विशाल बेल्ट को दर्शाता है जो दाल उत्पादन के लिए जानी जाती है। प्रोटीन को बल और पहलवानी से जोड़ना एक बहुत ही स्वाभाविक मानसिक जुड़ाव है। हाँ, और अयोध्या का प्रोडक्ट जैगरी यानी गुड़। ट्रिक है कि अयोध्या में रामलला के प्रसाद में अब गुड़ भी बटेगा। ये बहुत सामयिक है। बिल्कुल। आज के समय में अयोध्या जिस तरह से वैश्विक पटल पर चर्चा में है, रामलला के प्रसाद के साथ गुड़ को जोड़ना इसे करंट अफेयर्स और मेमोरी दोनों के लिहाज से बहुत प्रासंगिक बना देता है। सही कहा। अब देखिए, कुशीनगर में हम केले के रेशे से कपड़े बनाने की बात कर रहे थे, है ना? हाँ, जो सीधे तौर पे हमें उस विशाल उद्योग की तरफ ले जाता है जो यूपी की एक बहुत बड़ी पहचान है। कपड़ा और परिधान उद्योग। बिल्कुल सही। तो चलिए यूपी के टेक्सटाइल और फैशन की दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत होती है नवाबों के शहर लखनऊ से। प्रोडक्ट है चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। और ट्रिक बहुत ही विजुअल है। नवाबों के शहर लखनऊ का चिकन यानी कुर्ता दुनिया भर में फेमस है। लखनऊ की चिकनकारी भी जीआई टैग प्राप्त है। अरे वाह! जी, ये सदियों पुरानी कला है जिसमें सुई और धागे से कपड़े पर बेहद बारीक और खूबसूरत डिजाइन उकेरे जाते हैं। ये तो अवध की संस्कृति की पहचान है। इसके बाद हरदोई आता है जिसका प्रोडक्ट हैंडलूम यानी हथकरघा है। ट्रिक है, हर किसी का दिल हैंडलूम के कपड़ों पर आ जाता है। हर दिल से हरदोई। ये तो बहुत ही प्यारा जुड़ाव है। हाँ, और फिर है ललितपुर, जहाँ की जरी सिल्क साड़ी मशहूर है। इसकी ट्रिक मुझे बहुत ही मजेदार लगी। अच्छा, वो क्या है? ट्रिक है, ललित ने अपनी पत्नी को महंगी सिल्क साड़ी गिफ्ट की। मतलब एक आम इंसान की पारिवारिक स्थिति को सीधे एक महंगे उत्पाद से जोड़ दिया। इस तरह की ट्रिक्स इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल होती हैं। हमारा दिमाग रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कहानियों को जल्दी याद रखता है। बिल्कुल। फिर आता है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। प्रोडक्ट है रेडीमेड गारमेंट्स। ट्रिक, नोएडा के हाई-फाई लोग कपड़े सिलवा कर नहीं सीधा रेडीमेड पहनते हैं। यहाँ नोएडा की जो एक आधुनिक कॉर्पोरेट इमेज है उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। हाँ, फतेहपुर का उत्पाद बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन है। ट्रिक है, अच्छी बेडशीट पर चैन से सोने वाला ही सुबह मैदान फतेह करता है। क्या बात है। फर्रुखाबाद का उत्पाद वस्त्र छपाई है। और ट्रिक बस इतनी है कि फर्रुखाबाद में कपड़ों की छपाई सबसे अलग होती है। यहाँ पर एक बड़ा समूह भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा समूह? अंबेडकर नगर, बाराबंकी, इटावा व मऊ, इन सबका उत्पाद वस्त्र उत्पाद है। इनकी ट्रिक बहुत ही प्रभावशाली है। ट्रिक ये है कि अंबेडकर जी ने वस्त्र पहनकर पूरे देश का संविधान लिखा। सच में ये एक दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और सम्मानजनक तस्वीर उकेरता है। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी बेल्ट आती है। हाँ, रोहिलखंड बेल्ट। बिल्कुल। बदायूं, बरेली, कासगंज, शाहजहांपुर और उन्नाव, इन सभी का प्रोडक्ट जरी जरदोजी है। और ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि रुहेलखंड बेल्ट के इस पूरे इलाके में जरी का काम ही छाया हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरी की पूरी बेल्ट एक ही काम में क्यों लगी हुई है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को इतिहास के चश्मे से देखें तो पाएंगे कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कहानी है? मुगल काल और नवाबों के दौर में जरी और जरदोजी को शाही संरक्षण मिला था। जब सत्ता के केंद्र बदले तो कारीगर दिल्ली और आगरा से निकलकर रुहेलखंड और अवध के इन इलाकों में बस गए। पीढ़ियों से ये हुनर इन परिवारों में चला रहा है। इतिहास ने जिस कला को पाला पोसा वो आज इन जिलों की आधुनिक अर्थव्यवस्था को चला रही है। अरे वाह! ये दिखाता है कि भूगोल और इतिहास कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो हमने परिधानों और धागों के इतिहास को तो समझ लिया, लेकिन अब इन कोमल धागों से निकलकर थोड़ा कठोर चीजों की तरफ बढ़ते हैं। मतलब शिल्प और पत्थर? हाँ, शिल्प, पत्थर और लकड़ी का काम। सबसे पहले बांदा आता है। बांदा का प्रोडक्ट है शजर पत्थर शिल्प। इसकी ट्रिक है, बंदा चलते चलते पत्थर से टकरा गया, बांदा से बंदा। हाँ। पर मुझे एक बात बताइए,
क्या ये ट्रिक थोड़ी ज्यादा ही साधारण नहीं है? मतलब परीक्षा के दबाव में सिर्फ एक आदमी का पत्थर से टकराना कैसे याद रहेगा? ये तो बहुत ही आम बात है ना। देखिए, ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इसे सिंपलिस्टिक विजुअल कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? जब आपके सामने बहुत सारी जटिल जानकारियां हों, तो एक बेहद साधारण और बेतुकी तस्वीर दिमाग में एक झटके से आ जाती है। ओह, तो ये जानबूझकर इतना साधारण रखा गया है? बिल्कुल। और शजर पत्थर के बारे में जानना भी बहुत दिलचस्प है। ऐसा क्या खास है इस पत्थर में? ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक खास तरह का पारदर्शी पत्थर होता है जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से पेड़ों की टहनियां या झाड़ियों जैसी आकृतियां बनी होती हैं। अरे, कुदरती डिजाइन। हाँ, इसे डेंड्रिटिक अगेट कहते हैं। इस पत्थर को तराश कर जो जेवर और सजावटी सामान बनते हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। क्या बात है। अगला है महोबा, जिसका प्रोडक्ट गौरा पत्थर शिल्प है। ट्रिक है, महोबा के शूरवीर यानी आल्हा उदल गौरा पत्थर से भी ज्यादा मजबूत थे। ये वीरों की धरती वाला जुड़ाव है। हाँ। फिर है मैनपुरी, जिसकी कला है तारकशी। ट्रिक है, मैन यानी आदमी पूरी ताकत लगाकर तार खींचता है। मैनपुरी। तारकशी कला के बारे में भी श्रोताओं को स्पष्ट कर दूं कि ये लकड़ी के ऊपर कोई पेंटिंग नहीं है। तो फिर ये कैसे की जाती है? ये एक बेहद बारीक और मेहनत वाला काम है जिसमें शीशम या सागौन की लकड़ी के भीतर पीतल या तांबे के पतले तारों को हथौड़ी से जड़ा जाता है। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। जी। इसे करने के लिए सच में बहुत ताकत, धैर्य और एकाग्रता की जरूरत होती है। तो ये ट्रिक सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, वो इस काम की असली प्रकृति को भी दर्शा रही है। ये तो बहुत ही उम्दा क्राफ्ट है। आगे बढ़ते हैं संभल की तरफ। संभल का प्रोडक्ट है हस्तशिल्प हॉर्न बोन यानी सींग और हड्डी का काम। ट्रिक है, जरा संभल कर चलना, रास्ते में जानवरों की हड्डी पड़ी है। यहाँ मृत जानवरों की हड्डियों और सींगों से बहुत ही खूबसूरत बटन, कंघे और आभूषण बनाए जाते हैं जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। कमाल की बात है। फिर आते हैं लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती। इनका प्रोडक्ट है जनजातीय शिल्प। ट्रिक है, जहाँ यूपी का सबसे बड़ा जंगल है वहां के प्रोडक्ट भी जनजाति वाले ही होंगे। ये एकदम लॉजिकल ट्रिक है। हाँ, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ दुधवा नेशनल पार्क भी है, तो ये कनेक्शन बहुत ही तार्किक लगता है। बिल्कुल, जंगल और थारू जैसी जनजातीय संस्कृति का सीधा संबंध है। अब बस्ती और रायबरेली का उत्पाद है काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी का काम। ट्रिक है, बस्ती के लोग अपना घर लकड़ी से बनाते हैं। और दूसरी तरफ है महाराजगंज, जिसका प्रोडक्ट है फर्नीचर। ट्रिक है, महाराज लोग तो लकड़ी नहीं, सीधा महंगे फर्नीचर पर बैठते हैं। ये बहुत मजेदार है। हाँ, मुझे इन दोनों के बीच के शाब्दिक विकास का विश्लेषण करने में बहुत मजा आ रहा है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ बस्ती शब्द है जो एक आम इंसान की बसावट, एक साधारण जगह का एहसास कराता है, तो वहां जो ट्रिक है वो साधारण लकड़ी का काम है। लेकिन दूसरी तरफ महाराजगंज है, शब्द में ही महाराज है, एक रॉयल्टी है। बिल्कुल। तो वहां साधारण लकड़ी से काम नहीं चलेगा, वहां लग्जरी फर्नीचर चाहिए। भाषा और शब्दों के इस मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था याद करवाई जा रही है। यही मानवीय मस्तिष्क की खूबी है। वो पैटर्न्स और विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट को सबसे तेजी से प्रोसेस करता है। हाँ। बस्ती और महाराजगंज का ये विरोधाभास परीक्षा के दिन एलिमिनेशन मेथड में बहुत काम आता है। सही कहा। अब जब घर के लिए फर्नीचर बन ही गया है, तो चलिए घर को सजाने और रोजमर्रा के भारी भरकम सामान की भी बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं बुलंदशहर के खुर्जा से। यहाँ का उत्पाद है सिरामिक उत्पाद यानी चीनी मिट्टी के बर्तन। ट्रिक है, यहाँ के चीनी मिट्टी के बर्तनों की क्वालिटी एकदम बुलंद है। खुर्जा को तो भारत का सिरामिक शहर कहा जाता है। अच्छा? हाँ, आप कभी उस तरफ से गुजरें तो आपको मीलों तक सिर्फ चिमनियां और पॉटरी के कारखाने ही नजर आएंगे। ये एक पूरी अर्थव्यवस्था है जो सिर्फ मिट्टी पर खड़ी है। बहुत खूब। देवरिया का उत्पाद है सजावटी उत्पाद। ट्रिक, देवर जी की शादी में घर को खूब सजाया गया है। गाजीपुर का प्रोडक्ट है जूट वॉल हैंगिंग। ट्रिक है, गाजी लोग अपने घरों की दीवारों पर जूट लटकाकर डिजाइन बनाते हैं। ये ट्रिक्स तो कोई भी आसानी से याद रख सकता है। बिल्कुल। हापुड़ व बागपत का प्रोडक्ट है होम फर्निशिंग। ट्रिक है, हापुड़ के घरों की फर्निशिंग बहुत तगड़ी है और हमीरपुर के है जूते। ट्रिक,
अमीर लोग ब्रांडेड जूते पहनते हैं, हमीर से अमीर। इस पूरी लिस्ट में मुझे अगला जो जिला है वो परीक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा क्रिटिकल लगता है। एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा ट्रैप। आप कानपुर देहात की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जिसका प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम बर्तन, और इसकी जो ट्रिक है वो सच में तैयारी करने वालों को एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बचाती है। ट्रिक है, शहर यानी कानपुर नगर में चमड़ा बनता है और देहात में खाना बनाने के लिए बर्तन। आखिर एग्जामिनर बार बार इस पर सवाल क्यों बनाते हैं? इसके पीछे सीधा सा कॉग्निटिव लोड या दिमागी कंडीशनिंग का सिद्धांत है। अब वो कैसे काम करता है? सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि कानपुर मतलब चमड़ा उद्योग। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। हाँ, ये तो सबको पता है। तो जैसे ही परीक्षा के पेपर में कानपुर शब्द दिखता है, किसी का भी दिमाग तुरंत लेदर या चमड़े वाले ऑप्शन पर टिक कर देता है, बिना ये देखे कि आगे देहात लिखा है या नगर। अरे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिल्कुल। इस ट्रिक ने उस दिमागी कंडीशनिंग को तोड़ दिया है। नगर यानी शहर, तो वहां जूता या चमड़ा बनेगा। देहात यानी गांव, तो वहां खेती किसानी और एल्यूमिनियम के बर्तन। वाकई बहुत स्मार्ट ट्रिक है। हाँ, ये स्थानिक जुड़ाव यानी स्पेशल एसोसिएशन गलती की गुंजाइश को शून्य कर देता है। ये वाकई एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। अब आखिर के दो और देख लेते हैं। सीतापुर व जौनपुर का उत्पाद है ऊनी कालीन या दरी। ट्रिक, सीता जी वनवास के समय जमीन पर दरी बिछाकर सोती थीं। और अमेठी का प्रोडक्ट है मूंज उत्पाद। ट्रिक, अमेठी वाले भी संगम की तरह मूंज की डलिया बनाते हैं। मूंज असल में एक तरह की जंगली घास होती है जो नदियों के किनारे उगती है। अच्छा, घास से सजावट का सामान। जी, इसे सुखाकर और रंग कर बहुत ही सुंदर डलिया, टोकरियां और सजावट का सामान बनाया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है वो ये है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का असली मर्म क्या है। खुर्जा की मिट्टी हो, गाजीपुर का जूट हो या अमेठी की मूंज, ये बताता है कि कैसे एक जिले का स्थानीय कच्चा माल जो वहाँ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, उसे अगर सही दिशा मिले तो वो वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। स्थानीय खासियत को वैश्विक पहचान दिलाना ही तो इस योजना का लक्ष्य है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आज हमने 75 जिलों के इस विशाल अथाह समुद्र को सिर्फ कुछ फनी कहानी और विजुअल ट्रिक्स के सहारे पार कर लिया। ये साबित करता है कि पढ़ाई कभी उबाऊ नहीं होती, उबाऊ होते हैं उसे परोसने के तरीके। हाँ, बिल्कुल। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं के भारी भरकम सिलेबस को मानवीय भावनाओं, हंसी और कल्पनाओं से जोड़ देते हैं, तो दिमाग उसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह स्टोर करता है। मुझे तो लगता है स्टडी टेक के इस मास्टर निमोनिक फ्रेमवर्क की सच में सराहना करनी होगी। उनकी स्लाइड्स में जो एक जगह मजेदार तरीके से लिखा है ना, स्टडी टेक का भौकाल। वो भौकाल ऐसे ही नहीं है, वो सचमुच विज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल। और हाँ, इनके रैपिड फायर राउंड के अंत में वो टिपिकल यूट्यूब स्टाइल वाला रिमाइंडर भी है जो कहता है कि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और ट्रिक्स के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी हिस्सा है आजकल। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल दौर में शिक्षा कैसे तकनीक और मार्केटिंग दोनों के साथ कदम मिलाकर चल रही है, और इस शानदार मेहनत के लिए वो इस सम्मान के हकदार भी हैं। एकदम सही। खैर, अब हम आज के इस डीप डाइव के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह हम एक विचार छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, एक सोचने वाला सवाल। आज हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के हर भौगोलिक क्षेत्र की अपनी एक अनोखी पहचान है। हर मिट्टी में अपना एक खास हुनर दबा है जिसने उसे मशहूर कर दिया है। अगर हर जिले का, हर शहर का अपना एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो सकता है, तो जरा रुक कर सोचिए, आपके अपने दिमाग का, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? बहुत गहरा सवाल है। वो कौन सा एक ऐसा खास हुनर, गुण या विचार है जो सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर सबसे बेहतरीन तरीके से पनपता है, जो आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकता है? सच में ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले डीप डाइव में कुछ नई और हैरान करने वाली जानकारियों के साथ।